हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा कोई स्ट्रेट वायर है और इसको हमने एक सर्कुलर फॉर्म में बना लिया है। तो ए इसका एंड ए हो गया और ये एंड क्या हो गया बी। और हमने इसको किससे लगा दिया, एक बैटरी से लगा दिया। क्योंकि जब तक हम इसको वोल्टेज नहीं देंगे, वोल्टेज का मतलब जब तक हम इसको किसी सोर्स से करंट नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, तब तक इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ या करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जैसे ही करंट उस कंडक्टर से हम कट कर देते हैं, वैसे ही वो अपना पूरी इस प्रॉपर्टी को लूज कर देता, मतलब ख़त्म कर देता, फिर वो मैग्नेट नहीं रहता है। क्लियर है ना। तो ये देखिए हमने बैटरी लगा दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव। और जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव से करंट निकलता किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अगर हम इस पे विचार करें, यहाँ से देखें, तो जी हमारा कुछ इस तरह से कंडक्टर बनेगा। और अगर हम इसका ये टुकड़ा निकाल लें तो इसमें करंट कुछ इस तरह से होगा। मतलब इतना अगर कट कर ले तो हमें करंट इसमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर इतना हम कट कर ले तो हमें करंट नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो इन्हीं दो सेगमेंट को देखते हुए जब करंट ऊपर के डायरेक्शन में होता है, तो हमारे फिंगर कैसे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। कैसे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो इस एंड पे यहाँ पर देखिए करंट ऊपर जा रहा है, अगर हम इसको पॉइंट माने तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। और एंटी क्लॉकवाइज होने के साथ साथ किस फॉर्म में होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगे। उसी तरह से इसमें जब करंट नीचे जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। अब जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे देखिए इस तरह से होते जाएंगे और एग्जिस्ट एट इसके सेंटर पे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, जैसा इसमें दिखाया गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये कैसे हैं, क्लॉकवाइज हैं। तो इनका डायरेक्शन हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। थंब के डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। क्योंकि कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसी कंडक्टर का जब हमने सर्कुलर कॉइल बना लिया तो सर्कुलर कॉइल भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोले चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बोले, नियर ईच सेगमेंट ऑफ द वायर आर सर्कुलर एंड फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब हर सेगमेंट पे, नियर द सेगमेंट के नियर का मतलब सेगमेंट के जो पास है नहीं है, सेगमेंट के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नियर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नियर द सेंटर पर कैसा होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए सेंटर पे ये कैसा निकल रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों होता है, देखिए सेगमेंट पे ऐसे जैसे जैसे सेगमेंट से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होते हुए चले जाते हैं और सेंटर पे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स डिपेंड करता है। पहला है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो देखिए द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो इसका मतलब यह है, देखिए द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड की जाती है, जो सर्कुलर कॉइल के द्वारा जिस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उसके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल इज आल्सो इंक्रीज्ड। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर कॉइल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर कॉइल के रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर कॉइल के रेडियस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मतलब एक सर्कुलर कॉइल ए लिया हमने, एक सर्कुलर कॉइल ए लिया, इसमें किसका रेडियस कम है, इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है। और इसमें भी हमने 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया है। कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का किसी बैटरी से। इसमें भी हमने 2 एम्पियर करंट किसी बैटरी से फ्लो किया है। तो बताइए किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि जिसके लिए आर कम होगा। तो आर देखिए किसके लिए कम है, रेडियस किसके लिए कम है, सेकंड वाले इस वाले कॉइल के लिए रेडियस कम है और इसके लिए ज़्यादा है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा और इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस क्या है, कम है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना रेडियस कम होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। डायरेक्टली का मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। फॉर द सेम करंट, हमने सेम करंट फ्लो किया है, ये तभी पॉसिबल जब सेम करंट फ्लो होता हो। अदरवाइज इसमें 4 का फ्लो कर दिया, इसमें 1 का, तब तो क्या होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। फॉर द सेम करंट मतलब सेम करंट से अमाउंट ऑफ करंट कांस्टेंट हो गया। अब डिपेंड किस पे कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस पे। जब करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया। करंट दोनों में 2 एम्पियर का है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड वो उस 2 एम्पियर की ही वजह से होगा। लेकिन अब किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। जिसका रेडियस कम उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। मतलब करंट का कॉन्सेप्ट हमने दोनों में करंट सेम इसीलिए रखा है। अगर इसमें करंट ज़्यादा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो गड़बड़ हो गया ना। तो सेम करंट के लिए अमाउंट ऑफ करंट क्या रखा, सेम। क्यों रखा सेम, क्योंकि करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। लेकिन हमें किसके साथ रिलेशन देखना है, रेडियस के साथ। तो इसलिए हमने करंट क्या लिया, सेम करंट लिया है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर इन द सर्कुलर कॉइल, ये सही है। मतलब मान लीजिए अगर एक टर्न है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना, 1 टेस्ला। अगर हमने 10 टर्न इस पर लगा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 10 टेस्ला। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर्कुलर कॉइल का, वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। इसीलिए किसी फैन का जो मोटर होता है ना, फैन का मोटर, कूलर का मोटर, फ्रिज का मोटर, इलेक्ट्रिक पंप का मोटर, ये सब जो मोटर होते हैं उनके मोटर में जो वाइंडिंग की जाती है उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। बहुत सारे टर्न्स इसीलिए हमें करने पड़ते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाए। और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा उसको घुमाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है। तो जैसे ही करंट आया, भाई करंट तो एक फिक्स वैल्यू में आएगा, तो जैसे ही करंट आया तो ज़्यादा लार्ज टर्न है तो ज़्यादा लार्ज मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब वो जब ज़्यादा लार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब ज़्यादा लार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ज़्यादा लार्ज मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और जितना ज़्यादा लार्ज मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा है कॉइल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। ठीक है, आया समझ में। ओके, थैंक यू सो मच।